हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ डीके में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर जो कि विगत वर्ष में पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन दिए गए थे। इसमें गद्य और पद्य भी दिया है तो उसको भी हम आपको समझाएंगे। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। स्वाभाविकता का सिद्धांत, मूर्त से अमूर्त की ओर, निगमन से आगमन की ओर, या सरल से कठिन की ओर। तो जो शिक्षण का सिद्धांत नहीं होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, निगमन से आगमन की ओर। बाकी तीनों शिक्षण के सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करना रिक्त स्थान है। क्या है भाषा अर्जित करना? कठिन होता है, सहज स्वाभाविक होता है, भाषा सीखने में बाधक होता है, समय की हानि होती है। तो भाषा सीखना सहज और स्वाभाविक होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये हिंदी पेडागॉजी से पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि उपचारात्मक शिक्षण जो होता है उसकी सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको जो सही ऑप्शन है उसको टिक करना है। केवल बच्चों की समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, केवल बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, केवल बच्चों की भोज्य व्यवस्था का ध्यान रखकर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो जो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता है वहाँ समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया कि कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। शब्द भंडार का विकास, कल्पनाशीलता का विकास, सृजनात्मकता का विकास, भाषा के लिखित रूप से। तो ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। जो कहानी कथन का जो उद्देश्य है वो भाषा के लिखित रूप से नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। यहाँ जानना कि बच्चों ने कितने पाठ पढ़े हैं, शिक्षक ने कितने पाठ पढ़ाए हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, अगली कक्षा में उन्नत करना है। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चे कैसे सीखते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कविता को भावपूर्ण तरीके से पढ़ना रिक्त स्थान है। क्या है? कविता को भावपूर्ण तरीके से पढ़ना कविता शिक्षण का एक गौण उद्देश्य है। कविता के भाव को समझने में सहायता करता है, बच्चों का मनोरंजन करवाता है, बच्चों को छंद अलंकार की जानकारी देता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। कविता को भावपूर्ण तरीके से हम पढ़ेंगे तो कविता के भाव को समझने में क्या होती है, बच्चों को सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन है, कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं, बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। तो जब लिखित कार्य की हम जांच करते हैं उसमें बच्चों की सहायता लेने से क्या होता है, बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर भी मिलता है और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर भी मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। लोकगीत गाए जा सकते हैं, केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है। जी हाँ, यहाँ पे अपने को क्या करना है, प्रश्नों को सही से पढ़ना है, फिर समझना और फिर आंसर देना है। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है, इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित है या नहीं। शिक्षक को यहाँ जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है, प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। तो क्या होता है, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है, शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से क्या है। जी हाँ, यहाँ पे भाषा विकास का द्वितीय चरण पूछा है। LSRW तो आपको पता ही होगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो भाषा विकास का द्वितीय चरण होगा हमारा बोलना। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में हिंदी भाषा सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना यहाँ उद्देश्य है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि बच्चों में हिंदी भाषा सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना
यहाँ उद्देश्य है उच्च स्तर के छात्रों के लिए, प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए, माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए, केवल हायर स्कूल के छात्रों के लिए। तो बच्चों में हिंदी भाषा सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना यहाँ उद्देश्य प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए निम्न में से क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि कक्षा 8 के जो बच्चे हैं उनके लिए साहित्य का चयन हम करेंगे तो उसके लिए आपका सबसे ज़्यादा क्या जानना जरूरी है, सर्वाधिक क्या जरूरी है। बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता, पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित जानकारी, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा का प्रयोग की क्षमता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। कक्षा 8 के बच्चों के लिए जब हम साहित्य का चयन करेंगे तो उसमें बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा का प्रयोग की क्षमता कैसी है ये जानना सर्वाधिक जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की रिक्त स्थान व स्वाभाविक रिक्त स्थान एवं रिक्त स्थान प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा राइट आंसर, स्वतंत्र, मौखिक, लिखित, मानक, सहज, अप्रभावी, योजना, सरलता, लिखित, अभिव्यंजना, व्यक्तिगतता या मौखिक। तो नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों का क्या करते हैं, स्वतंत्र, मौखिक और लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां, रिक्त स्थान, बच्चे, शिक्षक, पाठ्यक्रम आदि की असफलताओं के संकेतक है, सही नहीं है, इनके प्रति कठोर रवैया अपनाना चाहिए, भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव है, भाषा प्रयोग की असफलता की ओर संकेत करती है। तो भाषा सीखने में जो होने वाली त्रुटियां है वो क्या करती है, भाषा सीखने की प्रक्रिया के क्या है, स्वाभाविक पड़ाव है। बच्चे अगर गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यपुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि पाठ्यपुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है। बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है, व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराती है, भाषा की विभिन्न घटाएं प्रस्तुत करती है, बच्चों का आकलन करती है। तो जो पाठ्यपुस्तक होती है वो भाषा शिक्षण में क्या सहायता करती है, भाषा की विभिन्न घटाएं प्रस्तुत करती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। जी हाँ, यहाँ पे आपको गद्यांश दिया गया है तो आपको गद्यांशों को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और फिर प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं। तो चलिए, क्या है गद्यांश हमारा, हम जब असंगठित हुए हमें आर्थिक व राजनीतिक रूप में इसकी कीमत चुकानी पड़ी। हमारे विचारों में जब संकीर्णता आई, आपस में झगड़े हुए, हमने जब कभी नए विचारों से अपना मुख मोड़ा, हमें हानि ही हुई। हम विदेशी शासन के अधीन हो गए। ये बातें स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय एकता सम्मेलन के दौरान कही थी। किसने कही थी, यहाँ पे ध्यान देना, किसने कही थी ये बातें, स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने। और कहाँ पे कही थी, अखिल भारतीय राष्ट्रीय एकता सम्मेलन के दौरान कही थी। सचमुच राष्ट्रीय एकता सशक्त और समृद्ध राष्ट्र की आधारशिला होती है। राष्ट्रीय एकता का तात्पर्य है राष्ट्र के विभिन्न घटकों में परस्पर एकता, प्रेम एवं भाईचारे का कायम रहना। भारत में कई धर्मों एवं जातियों के लोग रहते हैं जिनके रहन सहन एवं आस्था में अंतर तो है ही, साथ ही उनकी भाषाएं भी अलग अलग है। इन सब के बावजूद पूरे भारतवर्ष के लोग भारतीयता की जिस भावना से ओतप्रोत रहते हैं उसे राष्ट्रीय एकता का विश्व भर में सर्वोत्तम उदाहरण कहा जा सकता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, जी हाँ, यहाँ पे ध्यान देना है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा, भारत की एकता तथा चेतना समय की कसौटी पर सही सिद्ध हुई है। राष्ट्र की आंतरिक शांति तथा सुव्यवस्था और बाहरी दुश्मनों से रक्षा के लिए राष्ट्रीय एकता परम आवश्यक है। यदि हम भारतवासी किसी कारणवश छिन्न भिन्न हो गए, यहाँ पे भी ध्यान देना है कि गद्यांश में कहाँ किसका प्रयोग किया गया है। यहाँ पे क्या लिखा है, यदि हम भारतवासी किसी कारणवश छिन्न भिन्न हो गए तो हमारी पारस्परिक फूट को देखकर अन्य देश हमारी स्वतंत्रता को हड़पने का प्रयास करेंगे। इतिहास के अध्ययन से हमें पता चलता है कि प्राचीन काल में समूचा भारत एक ही सांस्कृतिक सूत्र में आबद्ध था, किंतु आंतरिक दुर्बलता के कारण विदेशी शक्तियों ने हम पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। इन विदेशी शक्तियों ने हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करना शुरू किया, जिससे हमारी आस्थाओं एवं धार्मिक मूल्यों का धीरे धीरे पतन होने लगा। क्या होने लगा, पतन होने लगा। हमें राष्ट्रीय एकता कायम रखने की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है, राष्ट्रीय एकता को कायम रखने की आवश्यकता है। तभी हम डॉक्टर एस राधाकृष्णन की कही गई इस बात को सही साबित कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि राधाकृष्णन ने क्या बात कही थी,
भारत ही अकेला देश है जहां मंदिरों, गिरजाघरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और मठों में शांति पूर्ण सह अस्तित्व है। आज देश की राष्ट्रीय एकता को सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद से है। आतंकवाद न केवल हमारी बल्कि संपूर्ण विश्व की समस्या है। आतंकवादियों द्वारा कभी मुंबई को निशाना बनाया जाता है तो कभी देश की राजधानी दिल्ली को। आज कश्मीर की समस्या आतंकवाद की ही देन है। पिछले 2 दशकों में इस आतंकवाद ने देश के कई राज्यों में अपार क्षति पहुंचाई है। राष्ट्रीय एकता में बाधक अनेक शक्तियों में अलगाव की राजनीति भी एक है। तो आपने गद्यांश पढ़ा, आपको समझ में आया होगा कि गद्यांश किसके ऊपर से था। तो गद्यांश जो है हमारा वहाँ राष्ट्रीय एकता के ऊपर से था, है ना। राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र में एकता होनी चाहिए, इसके ऊपर से यहाँ गद्यांश था। तो आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन किस टाइप के दिए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, उपयुक्त गद्यांश के लिए निम्न में से उचित शीर्षक का चयन कीजिए। जी हाँ, यहाँ पे उचित शीर्षक पूछा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आपको आंसर आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। राजनीतिक असंगठन के क्षेत्र, राष्ट्रीय एकता, आतंकवाद एवं राष्ट्रीय खतरा, कश्मीर की आतंकवाद समस्या। तो गद्यांश का जो उचित शीर्षक है वो क्या होगा हमारा, राष्ट्रीय एकता। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कथन भारत ही अकेला देश है जहां मंदिरों, गिरजाघरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और मठों में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है, निम्न में से किसका है। जी हाँ, यहाँ पे गद्यांश अगर आपने सही से सुना होगा तो आपको देखते से इसका आंसर आ रहा होगा कि यहाँ कथन किसने कहा था। तो यहाँ कथन किसने कहा था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने, इंदिरा गांधी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या महात्मा गांधी ने। तो भारत ही अकेला देश है जहाँ मंदिरों, गिरजाघरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और मठों में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है, यहाँ कथन कहा था हमारे डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द युग्म का प्रयोग उपयुक्त गद्यांश में नहीं किया गया। जी हाँ, यहाँ पे 4 शब्द युग्म दिए गए हैं। इनमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द युग्म ऐसा है जिसका प्रयोग गद्यांश में नहीं किया गया। धीरे धीरे, अलग अलग, जब जब, भिन्न भिन्न। अगर आपने गद्यांश को ध्यान से पढ़ा होगा तो इसका आंसर भी आपको आ रहा होगा। तो यहाँ पे जिस शब्द युग्म का प्रयोग नहीं किया गया था वो शब्द युग्म है हमारा भिन्न भिन्न। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कथन भारत की एकता तथा चेतना समय की कसौटी पर सही सिद्ध हुई है, निम्न में से किसका है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन का, इंदिरा गांधी का, रविन्द्रनाथ टैगोर का या महात्मा गांधी का। तो यहाँ कथन भी अगर आपने गद्यांश को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको आंसर आ रहा होगा कि यहाँ कथन किसने कहा था। तो यहाँ कथन कहा था हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कौन सा कथन कहा था, भारत की एकता तथा चेतना समय की कसौटी पर सही सिद्ध हुई है। यहाँ कथन किसका है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार राष्ट्रीय एकता से क्या तात्पर्य है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार राष्ट्रीय एकता का तात्पर्य क्या है। प्रेम एवं भाईचारे पर कायम रहने के साथ साथ राष्ट्र के विभिन्न घटकों में परस्पर एकता का नहीं होना। जी हाँ, यहाँ पे ध्यान से पढ़ना। राष्ट्र के विभिन्न घटकों में परस्पर एकता, प्रेम एवं भाईचारे का कायम रहना। राष्ट्र के विभिन्न घटकों में परस्पर एकता, प्रेम एवं भाईचारे का कायम रहना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। राष्ट्र के विभिन्न घटकों में परस्पर एकता, प्रेम एवं भाईचारे का कायम रहना। यहाँ उपयुक्त गद्यांश के अनुसार राष्ट्रीय एकता का तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आबद्ध का विलोम शब्द क्या है। जी हाँ, यहाँ पे आबद्ध का विलोम शब्द पूछा है। तो आबद्ध का विलोम शब्द क्या होगा, आज़ाद, अमुक्त, कैद या सीमित। तो आबद्ध का विलोम शब्द हो जाएगा हमारा आज़ाद। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मत एकता में कौन सी संधि है। जी हाँ, यहाँ पे मत एकता में संधि पूछी गई है। ये भी गद्यांश के अंदर से ही पूछी गई है। मत एकता में कौन सी संधि है, तो संधि देखने के लिए हमें इसका संधि विच्छेद करना पड़ेगा। संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा मत एकता का, मत धन एकता, यानी आ धन ए आ रहा है, आ प्लस ए आ रहा है। तो संधि कौन सी हो जाएगी हमारी, वृद्धि संधि। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारतवासी शब्द में कौन सा समास है। जी हाँ, देखो यहाँ भी गद्यांश में से पूछा गया है। एक संधि पूछी गई है, दूसरा क्या पूछा गया, समास पूछा गया है। तो भारतवासी शब्द में कौन सा समास होगा, भारतवासी का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, भारत के वासी। क्या होगा, भारत के वासी। तो इसमें कौन सा समास होगा, समास विग्रह करने से पता चल रहा होगा कि इसमें कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे काव्यांश दिया गया है। तो काव्यांश को हमें पढ़ना है जैसे हमने गद्यांश को पढ़ा था, और फिर उसको समझना और फिर क्वेश्चन के आंसर हमें देने हैं। तो चलिए काव्यांश में क्या दिया गया है ये हम पढ़ेंगे। काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए।
तो काव्यांश हम पढ़ेंगे। चलिए। किंतु अरे यहाँ क्या, इतना आदर इतनी करुणा सम्मान, प्रथम दृष्टि में ही दे डाला तुमने मुझे अहो मतिमान। मैं अपने झीने आंचल में इस अपार करुणा का भार कैसे भला संभाल सकूंगी, उनका वहाँ स्नेह अपार। लख महानता उनकी पल पल देख रही हूँ अपनी ओर, मेरे लिए बहुत थी केवल उनकी तो करुणा की कोर। अब ये जो काव्यांश आपने पढ़ा है ये आपको वैसे ही समझ में आ रहा होगा कि ये काव्यांश किसका है। तो ये काव्यांश है हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान का। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। निम्न में से उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता का नाम बताइए। जी हाँ, यहाँ पे पंक्तियों के जो रचयिता है उनका नाम पूछा है और वो मैंने अभी आपको बताया है कि इनकी रचयिता कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मतिमान का अर्थ क्या है। जी हाँ, यहाँ पे मतिमान का अर्थ आपसे पूछा गया। तो मतिमान का अर्थ क्या है, आंगन, निर्बुद्धि, बुद्धिमान या मूर्ख। तो मतिमान का अर्थ हो जाएगा हमारा बुद्धिमान, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द करुणा का पर्यायवाची नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया कि करुणा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, उदारता, दया, निष्ठुरता या सहानुभूति। तो जो करुणा का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है हमारा निष्ठुरता, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी उदारता, दया, सहानुभूति ये सब करुणा के पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है, दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर निम्न में से कौन सा छंद बनता है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि दोहे और रोले दोनों को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है, कुंडलिया, सवेया, बरवे या बरवे एवं सवेया। तो दोहे और रोले को हम जब क्रम से मिलाएंगे तो छंद बनेगा हमारा कुंडलिया, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग उपयुक्त पंक्तियों में नहीं किया गया। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन से शब्द का प्रयोग जो दी गई पंक्ति थी उनमें नहीं किया गया, आंचल, शोक, कोर या दृष्टि। अगर आपने काव्यांश को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपका आंसर आ रहा होगा कि इनमें कौन से शब्द का प्रयोग किया गया था और कौन से शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। तो आंचल का तो उसमें किया था, उसके बाद शोक का बिल्कुल नहीं किया था, कोर, दृष्टि। तो आंचल, कोर, दृष्टि तीनों का प्रयोग उसमें किया गया था। बाकी जो शोक है इसका प्रयोग काव्यांश में नहीं किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया। जी हाँ, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें उपसर्ग नहीं है, महानता, अवगुण, निर्देश या अनुप्रास। अगर आपको उपसर्ग निकालना आ रहा होगा तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही आपको आंसर आ रहा होगा। तो इसमें जो महानता है उसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया, बाकी तीनों में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुहावरा और का और हो जाना। जी हाँ, यहाँ पे क्या पूछा गया, मुहावरा और का और हो जाना का क्या अर्थ है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि मुहावरा और का और हो जाने का क्या अर्थ है, गढ़ फतेह करना, थक कर चूर होना, पहले जैसा ना रहना, बिल्कुल बदल जाना, अत्यधिक हर्ष होना। तो और का और हो जाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पहले जैसा ना रहना, बिल्कुल बदल जाना। तो ये थे हमारे प्रीवियस ईयर पेपर के 30 क्वेश्चन जो यहीं पर खत्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर ऐसे वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।